गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में एक और वीडियो लेके आए हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेके। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके साथ हम फिर हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में समझेंगे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, कौन से थ्योरिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट पे अपना योगदान दिया था, क्या योगदान दिया था और इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसकी थ्योरी क्या है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। तो शुरुआत करेंगे हम चाइल्ड सेंटर लर्निंग से। चाइल्ड सेंटर लर्निंग जो कि एक सब पार्ट है हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और चाइल्ड सेंटर लर्निंग उसी का एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि चाइल्ड सेंटर लर्निंग कहते हैं कि जो लर्निंग होती है, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है। मतलब चाइल्ड का ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं लर्निंग के लिए। अगर बच्चा खेल रहा है या फिर बच्चा कोई भी अपने मनपसंद काम कर रहा है तो भी वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है। सिर्फ किताबी ज्ञान करने से वो उसकी पढ़ाई नहीं होती। लर्निंग जो है खेल से भी होती है या कोई और एक्टिविटी करने से भी होती है। तो चाइल्ड सेंटर लर्निंग कहते हैं कि लर्निंग इज नेचुरल प्रोसेस। एंड और चाइल्ड सेंटर लर्निंग ये भी बोलता है कि हर चाइल्ड की अपनी एक पर्टिकुलर नीड होती है। कोई चाइल्ड जो है आपका ड्राइंग में अच्छा होगा, तो कोई चाइल्ड आपका जो है मैथ्स में अच्छा होगा, कोई लिटरेचर में अच्छा होगा। हर बच्चे को उसकी नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। अगर भाई किसी को आगे जाके लिटरेचर में जाना है, नॉवलिस्ट बनना है, तो उसको तुम मैथ के सॉल्व करवा के क्या कर लोगे? उसको बार बार मैथ में एक्सपर्ट बना के क्या कर लोगे? अगर उसको लिटरेचर में आगे जाना है तो उसको लिटरेचर की पढ़ाई करवाओ। अगर किसी को आगे जाके साइंस या मैथ लेनी है तो उसको साइंस और मैथ में पढ़ाओ। अगर किसी को आगे जाके जो एथलीट बनना है तो उसे स्पोर्ट्स की एजुकेशन दो। मतलब उसको जो है पर्टिकुलर चाइल्ड की जो नीड होगी उस नीड के हिसाब से उसको एजुकेशन दी जाए, उस नीड के हिसाब से उसकी लर्निंग हो। यानी कि एवरी चाइल्ड हैव डिफरेंट नीड्स फॉर डिफरेंट चाइल्ड। हर चाइल्ड की अपनी जो है डिफरेंट नीड होती है, उसी हिसाब से इसको जो है लर्निंग का प्रोसेस हमें फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। ये बोलते हैं हमारे चाइल्ड सेंटर लर्निंग। चाइल्ड सेंटर लर्निंग से पहले ये नया कॉन्सेप्ट आया है। पूरा का पूरा हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नया है। इससे पहले जो टीचर सेंटर लर्निंग हुआ करती थी। टीचर सेंटर लर्निंग कहती थी पहले के समय में कि टीचर ही सब कुछ होता है। टीचर जो है सुपीरियर होता है और स्टूडेंट्स इंफीरियर होते हैं। हमारी टीचर सेंटर लर्निंग कहती थी टीचर जो है सुपीरियर होता है और हमारे स्टूडेंट इंफीरियर होते हैं। टीचर को खुद डिसाइड करना चाहिए कि किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसका इवेल्यूशन कैसे लेना है, सब कुछ टीचर पे डिपेंड छोड़ दिया गया था। कि टीचर जो सुपीरियर है, टीचर को ही अधिकार होना चाहिए डिसाइड करने का चाइल्ड के फ्यूचर के बारे में, चाइल्ड की एजुकेशन के बारे में। पर अब जो नया कॉन्सेप्ट है चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ये कहता है कि सब कुछ सारी एजुकेशन जो चाइल्ड के चारों तरफ होनी चाहिए। यानी कि पहले हमें ये देखना चाहिए चाइल्ड का इंटरेस्ट कहाँ पे है, चाइल्ड की नीड्स क्या है। कोई चाइल्ड ज्यादा होशियार है तो उसको चैलेंजिंग क्वेश्चन दो। कोई चाइल्ड जो कम होशियार है तो उसे थोड़े इजी क्वेश्चन दे के थोड़ा उसका लेवल बढ़ाओ। ठीक है ना? तो मतलब जो हर चाइल्ड की अपनी पर्टिकुलर नीड है, उस चाइल्ड की नीड को समझो। पहले था कि टीचर की नीड को समझो कि टीचर कैसे पढ़ाना चाहता है, टीचर अपने जो है विवेक से काम ले। अब है कि चाइल्ड की पहले नीड समझो और उसके बाद जो है उसको एजुकेशन दो। ठीक है? और अगर आपको चाइल्ड की नीड समझनी है, चाइल्ड की जो जरूरतें समझनी है, तो सबसे जरूरी होता है चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझना। इसलिए इसके प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रिंसिपल आता है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है कि हमेशा ये चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई भी टीचर हो, टीचर को हमेशा चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। उसको जो है चाइल्ड साइकोलॉजी की मदद से पहचानना चाहिए कि किस स्टूडेंट में कितना जो है कहाँ पे इंटरेस्ट है और क्या उसकी नीड है। अगर आप उसकी नीड ही नहीं पहचानोगे तो आगे जाके उसको लर्निंग कैसे दोगे? क्योंकि चाइल्ड सेंटर लर्निंग में तो हम यही करते हैं, उसकी नीड के हिसाब से उसको लर्निंग देनी है। और उसकी नीड को पहचानने के लिए चाइल्ड की साइकोलॉजी आनी चाहिए आपको कि चाइल्ड सोचता कैसे है, उसका ब्रेन कैसे चलता है, कैसे उसका थॉट प्रोसेस है, सब कुछ आना चाहिए। अगर कोई
कि इनमें से कौन सा चाइल्ड जो एवरेज चाइल्ड है, कौन सा ओवर टैलेंटेड चाइल्ड है, और अगर ओवर टैलेंटेड है भी है तो उसका टैलेंट किस फील्ड में है। क्या उसका टैलेंट जो फुटबॉल में है, उसका टैलेंट ड्राइंग में है, लिटरेचर में है, या मैथ में है। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा होता है हमारे इवेल्युएशन का, कि चाइल्ड का जो इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन यानी कि जो हम एग्जाम लेते हैं, तो चाइल्ड का इवैल्यूएशन पहले ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था कि साल के आखिरी में एग्जाम लिया, छुट्टी, अगर पास तो पास, फेल तो फेल, जितने परसेंट मार्क्स आए उसी हिसाब से उसको लगा दिए जाए। कि मतलब अगर किसी बच्चे ने पूरे साल बड़ी मेहनत करी पर आखिरी में एग्जाम के दौरान वो बीमार हो गया या किसी कारण से पढ़ नहीं पाया, तो हम उसके इवैल्यूएशन में निकाल देते हैं कि इसने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी होगी। पर अब ये सिस्टम चेंज होता जा रहा है। अब जो है सीसी सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया है ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मेथड को। सीसी सिस्टम क्या होता है? हमारा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है ना। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका मतलब कि जो एग्जाम लिए जाएंगे वो कंटिन्यूअसली लिए जाएंगे, थ्रू आउट द ईयर लिए जाएंगे। ये नहीं कि ईयर के आखिर में एक एग्जाम लिया और कहानी खत्म। और जो एग्जाम्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। आपसे रोल प्ले करके दिखाया जाएगा कि आप रोल प्ले करके दिखाओ, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ, टीम वर्क में काम करो, या कोई भी ऐसा जो प्रैक्टिकल ज्यादा बेस होगी एग्जाम, और थ्रू आउट द ईयर होगा। इससे फायदा क्या होता है कि आपको बीच में ही पता चल जाता है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट की कमी है, तो आप बीच में ही जो है एजुकेशन को वहां रोक के और उसकी उस कमी को दूर कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई चैप्टर है जो किसी भी क्लास में किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया, फिर टीचर क्या करेगा, टीचर बीच में ही एग्जाम ले लेता है, सीसी के जरिए बीच में एग्जाम लेके देख लेगा कि बच्चा, अच्छा बच्चों को, सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ नहीं आया है, तो मेरी कोई कमी रही होगी, मैं इस टॉपिक को दोबारा समझाता हूँ सभी बच्चों को। फिर सभी बच्चों को दोबारा समझाएगा और उसके बाद उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। पर अगर यही चीज अगर हम साल के अंत में पता चलती टीचर को, तो जब कुछ भी नहीं कर सकता टीचर। अब तो सब कुछ निकल गया, अब तो साल खत्म हो गया, जो फेल होना था बच्चा वो फेल हो गया, जो पास होना था पास हो गया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। पर अब अगर उसको बीच में पता चल जाए बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस टॉपिक को दोबारा करवा सकता है। ये फायदा होता है हमारे सीसी इवेल्युएशन सिस्टम का। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था अब उसको जो है रिप्लेस कर लिया गया है सीसी सिस्टम के द्वारा। हमारे चाइल्ड सेंटर लर्निंग का ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसको अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद फिर सिलेबस। तो तीसरा हमारा पॉइंट आता है सिलेबस का। जो हमारा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहता है कि सिलेबस को बार बार अपडेट करो, उसको बार बार जो है अपडेट करो, कुछ कुछ पीरियड में उसको अपडेट करो और फ्लेक्सिबल बनाओ। मेन बात है कि सिलेबस जो है बच्चे की नीड के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? मतलब कि उसमें हर तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए। कुछ जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होने चाहिए, कुछ बहुत इजी भी होने चाहिए, कुछ मीडियम भी होने चाहिए। इसका क्या फ़ायदा है कि जो बच्चा, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, मैथ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको चैलेंज चाहिए, उसको हर वक्त जो है अपनी बाउंड्रीज पुश करने के लिए एक चैलेंज चाहिए होता है, तो वो हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन से मिल जाएगा। दूसरी तरफ जो हमारे कम होशियार बच्चे होते हैं, उनको जो है इजी क्वेश्चन चाहिए ताकि वो अपना बेस मजबूत कर सकें, उसके बाद वो हैप्पी पे जाएं। इसलिए जो सिलेबस होते हैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए चाइल्ड की नीड के हिसाब से, और रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। चौथा हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन बच्चों में अगर हमें डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, तो हमें चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज करना चाहिए। डिसिप्लिन के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले आप समझो कि बच्चा जो अगर इनडिसिप्लिन है, बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, तो उसका कारण क्या है। आखिर बच्चे की इस तरीके के बिहेवियर के पीछे कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही कुछ पास्ट में गलती करी हो जिसके कारण बच्चा जो है ये ऐसे बिहेव कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ उस पर जो अटेंशन ना दी हो, या फिर मैंने ही उसके साथ कुछ बायसनेस करी हो जिसके कारण बच्चा मुझसे नाराज है और उसके कारण वो मिसबिहेव कर रहा है। अगर आपको बच्चे को डिसिप्लिन रखना है तो पहले उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी को समझो कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है, जो ये शैतानियां कर रहा है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हमारा पांचवा पॉइंट भी इसी को लेकर है, डायग्नोज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। डायग्नोज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ाने में, या फिर कोई बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, बच्चे की कुछ नीड समझ में नहीं आ रही, तो पहले उसको डायग्नोज करो, उसको समझो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है,
उसके बाद उसको सॉल्व करो चाइल्ड साइकोलॉजी पे। मतलब बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पूरी हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड होती है, क्योंकि इसमें पहले हमें चाइल्ड की नीड को समझना होता है। अगर चाइल्ड कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई चाइल्ड के ऊपर कुछ एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले हमें चाइल्ड साइकोलॉजी लगा के ये समझना होगा कि चाइल्ड की जो है समस्या क्या है। उसके बाद उसको जो है हम चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के आधार पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर होती है हमारी छठा पॉइंट आता है प्रैक्टिकल का। जितनी भी आप एजुकेशन दे दो, भले ही किताबी ज्ञान कितना ही दे दो, सब कुछ वेस्ट होता है जब तक आप बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दोगे। जब तक बच्चे को ये नहीं पता होगा कि कैसे जो है प्रैक्टिकली चीजें कैसे चलती हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप वो बच्चे को जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, क्यों करवाए जाते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट? क्योंकि किताब में सिर्फ पढ़ के कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसमें आप कॉपर सल्फाइड में आयरन नेल्स डालते हो, है ना। बस किताब में लिख दिया, अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ठीक है, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ होता होगा। पर आप कभी भी खुद कर नहीं पाओगे उसको। जब तक आप लैब में जाओगे, उसमें खुद कॉपर सल्फेट में आप जो आयरन नेल्स डाल के एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल एजुकेशन हमारी इसको भी दर्शाती है कि बच्चों को कुछ स्किल्स भी दो। जैसे कि बच्चों को जो है आप खेल कूद में भी सिखाओ, उसको कोई स्पोर्ट्स में सिखाओ, या फिर उसको सिलाई का कोई काम सिखाओ, उसको कुछ ड्राइंग करवाओ। कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज दो उसको, जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। ये हमारा छठा प्रिंसिपल है चाइल्ड ये हमारा छठा प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। अब हम समझेंगे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस थ्योरीज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात समझेंगे। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये सिर्फ कोई एक थ्योरी नहीं है, ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है। जब हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम फेल होने लगा, तो कुछ थ्योरिस्ट ने अपने जो है काफ़ी सारी थ्योरीज दी, जिनको कुछ मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए एजुकेशन सिस्टम के में काफ़ी सारी थ्योरिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। और आखिरी में हमारे जॉन ड्यू ने इन सबको कंबाइन करके एक अपनी जो फाइनल जो थ्योरी दी थी, उसका नाम था प्रोग्रेसिव एजुकेशन की थ्योरी। उसमें जो है कि प्रैक्टिकल चीज़ को ज़्यादा फोकस किया गया था। उसमें बोला गया था कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरेटिकल नॉलेज से। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट आता है हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, वो होता है लर्निंग बाय डूइंग या फिर हैंड्स ऑन का। अर्थात कि जो कि बच्चे सीखते हैं वो खुद करके सीखते हैं। सिर्फ बताने से, सिर्फ बोलने से बच्चों को समझ में नहीं आता है। बच्चों को अगर सही मायने में एजुकेट करना है, तो उनसे चीज़ें करवाओ, उन्हें खुद प्रैक्टिकल करवाओ। अगर बच्चों को जैसे कि बैंक की नॉलेज देनी है, तो बच्चों को बोलो कि वो खुद जाके बैंक के थोड़े बहुत काम करें, खुद जाके बैंक में जाएं, कोई फॉर्म लेके आए, या फिर बैंक में जाएं अपने पेरेंट्स का, या फिर 18 साल का हो गया बच्चा तो अपना खुद का अकाउंट खुलवा के आए। तो उससे उसको पहले तो उसको किताबी ज्ञान दो, उसके बाद उससे प्रैक्टिकल भी करवाओ उस चीज़ का, ठीक है ना। इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग या फिर हैंड्स ऑन, अपने हाथों से किसी चीज़ को करना। तो बच्चा सीखता है अपने हाथों से, चीज़ों को करके सीखता है। ये थ्योरी होती है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, जो कि फाइनली कंपाइल करी गई थी जॉन ड्यूइक के द्वारा, ठीक है ना। उससे पहले पर हमारे 3 थ्योरिस्ट और आते हैं, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, जिन थ्योरी के आधार पे हमारे जॉन ड्यू ने अपनी फाइनल थ्योरी निकाली थी। सबसे पहले हमारे लॉकी आते हैं। लॉकी का मानना था कि जितने भी लॉकी का मानना था कि जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। लॉकी ने तो फोकस दिया था कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे ना फोकस करके हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। पहले तो लौकी आए, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया कि सिर्फ जो है किताबी ज्ञान ना लेके, जो पहले से ही हमें ज्ञान मौजूद है उसको ना लेके, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे जो है अपनी चीज़ें को समझना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि खुद से करो चीजें। बेसिकली कहना यही चाह रहे थे ये कि जो भी करो खुद से करो, खुद जो है चीजों को ऑब्जर्व करो, खुद इनको प्रैक्टिकल करो, और खुद जो है एक्सपीरियंस गेन करके फिर आपकी लर्निंग होगी। दूसरी तरफ फिर हमारे अगले साइंटिस्ट आते हैं। ये इसी क्रॉनिकल ऑर्डर में आए थे। सबसे पहले हमारे एज के साथ से सबसे पहले हमारे लॉकी आए थे, फिर हमारे रोस्यू आए थे। रोस्यू का मानना था कि इन्होंने जो लॉकी की स्टेटमेंट से जो सहमति दिखाई थी,
और इसको और आगे बोलते हुए बोला था कि जो है कभी भी स्टूडेंट को सबॉर्डिनेट मत समझो। कि स्टूडेंट जो होता है हमारा कभी भी उसको सबॉर्डिनेट मत समझो, उसको टीचर से कम मत समझो, उसको टीचर के नीचे के लेवल का मत समझो। जो भी एजुकेशन होनी चाहिए वो स्टूडेंट के हिसाब से होनी चाहिए। स्टूडेंट हमेशा सुपीरियर होता है, स्टूडेंट में हमेशा इच्छा होती है चीज़ों को सीखने की। कोई भी स्टूडेंट कभी भी इविल नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट जो है आलसी नहीं होता, उसमें आगे उसको बस पढ़ाने वाला चाहिए होता है। अगर आप उसको किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हो तो बच्चा पढ़ना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है पढ़ना चाहता है, कोई नहीं चाहता है, किसी में कोई टैलेंट होता है, किसी में नहीं होता है। इनका मानना है कोई भी बच्चा इविल नहीं होता है, कोई भी बच्चा जो है सबॉर्डिनेट नहीं होता है। उसको पढ़ाने वाले पे ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस हद तक आगे जाएगा। तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी हम अपनी, एमिली नाम से इनकी किताब थी जिसमें इन्होंने समझाया था कि कोई भी बच्चा इविल नहीं होता, नो स्टूडेंट इज इविल। ये जो है इस किताब का जो कंक्लूजन था, इसमें इन्होंने बताया कैसे कोई भी स्टूडेंट को किसी भी हद तक पहुंचाया जा सकता है कि इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका टीचर कैसा है। अगर पढ़ाने वाला अच्छा है तो स्टूडेंट अपने आप पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ये मानना था रोसियो का। उसके बाद हमारे फॉरबेल आते हैं। फॉरबेल की थ्योरी थी कि बच्चे को जो है खेल कूद से पढ़ाओ, कि बच्चा जो है खेल कूद करके भी जो पढ़ सकता है। इन्होंने किंडरगार्टन का जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। इन्होंने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट चालू किया था, जिसमें इन्होंने जो कहा था कि बच्चे अगर आपस में खेलते हैं तो वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हो सकता है वो टीम वर्क सीख रहे हो सकता है वो प्रॉब्लम को डायग्नोज करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहे हो, कुछ भी सीखें, पर बच्चे खेल कूद से ही सीखते हैं। जो हमारे लर्निंग का प्रोसेस होना चाहिए वो एज ए नेचुरल चलना चाहिए, एज ए नेचुरल वे ऑफ लाइफ चलना चाहिए, और खेल कूद भी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो है किंडरगार्टन का जो है फॉर्मूला स्टार्ट किया था। किंडरगार्टन का फॉर्मूला उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों को खेल कूद से पढ़ाया जा रहा था एक एज तक। ये नहीं कि बड़े होके भी बच्चों को खेल कूद से समझाया जा रहा है, बड़े होके तो फिर वो फुटबॉल टीम ज्वाइन कर लो, वो अपनी मर्जी होती है। उसके बाद फिर आते हैं हमारे जॉन ड्यू ने इन सभी जो है थ्योरीज से जो है सहमति दिखाई थी, और बाद में इन सभी की थ्योरी को कंपाइल करके अपनी फाइनल थ्योरी निकाली थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लेके। और इन्होंने जो फोकस दिया था वो हमारा हैंड्स ऑन और लर्निंग बाय डूइंग पे दिया था। ये हैंड्स ऑन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जॉन ड्यूल के ही किताब में दिखाई देता है हमें। इनकी जो थ्योरी पब्लिश करी गई थी उसमें ही हमें दिखाई देता है हैंड्स ऑन का जो नारा दिया गया है। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी बताए थे अपने, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे, जिसमें सबसे पहला एजुकेशन आता है, स्कूलिंग आता है, सोशल सर्विस आता है, फिर हमारा प्रैक्टिकल आता है, सिलेबस आता है। ठीक है, तो ये 5 कॉन्सेप्ट हैं इनके। आपको ऐसे याद करना नहीं है, समझना ज़्यादा जरूरी है इनके कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिकली आएंगे। तो इनका मानना है कि जो चाइल्ड की एजुकेशन के लिए उसको मोटिवेट करना जरूरी है। बिना मोटिवेशन के कोई भी लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। बिना अगर बच्चे में चाह ही नहीं है पढ़ने की, तो आप कितनी कोशिश कर लो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। तो इनका एजुकेशन में इन्होंने बोला मोटिवेशन होनी चाहिए। और स्कूल में इनका मानना था कि स्कूल का जो इनका प्रिंसिपल था हमारे जॉन ड्यू का, तो इनका मानना था ड्यू का कि जो स्कूल में स्कूल की एजुकेशन स्कूल्स होने चाहिए वो सोशल वैल्यूज पे भी फोकस करें, वैल्यूज एंड मॉरल्स पे भी उन्हें फोकस करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि वही टीचर जो है सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, और कुछ मॉरल वैल्यूज दे ही नहीं रहा है। जैसे कि आज की प्रैक्टिकल एजु हमारा जो मॉडर्न डे का एजुकेशन सिस्टम हो गया है, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करवाई जाती है, कुछ भी वैल्यूज और मॉरल्स नहीं दिए जाते हैं।
तो इन्होंने कहा स्कूल्स में वैल्यूज और मॉरल्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपके सुबह सुबह असेंबली होती है, असेंबली में आपको प्रेयर करवाई जाती है, नेशनल एंथम करवाया जाता है, आपको जो है अपने नेशन को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। इन सबको जो है प्रैक्टिस इन सबको वैल्यूज एंड मॉरल्स में ही गिना जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला सोशल सिस्टम, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन में होता है उसका इवैल्यूएशन में हमें सोशल चीज़ों को भी जो है वेटेज देनी चाहिए। इनका मानना था कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी को रिवॉल्यूशनाइज किया जा सकता है, सोसाइटी को बदला जा सकता है एजुकेशन के ज़रिए। और इसके लिए जो है हमें जो है एफर्ट्स देने पड़ेंगे स्कूल्स में, एजुकेशन में जो हो रही है हमारी, उसमें जो है सोशल वैल्यूज को भी मार्किंग देनी चाहिए, उसको वेटेज देनी चाहिए जो इवैल्यूएशन होगा हमारा। फिर उन्होंने बोला था कि प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके उन्होंने बोला सिर्फ जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, जैसे कि आपका जो है आपको जो है इंग्लिश सिखा दिया, मैथ सिखा दिया, साइंस सिखा दिया, इस सब से काम नहीं होगा। सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से काम नहीं होगा, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। जैसे कि आपकी जो है स्पोर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, जिसको जो है पीई कहते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन। या फिर आपका जो है सिलाई बुनाई का कोई सब्जेक्ट हो गया, कारपेंटिंग का कोई सब्जेक्ट हो गया, ड्राइंग का सब्जेक्ट हो गया, या सिंगिंग का, डांसिंग का, कोई भी सब्जेक्ट हो प्रैक्टिकल, तो पर होना चाहिए। या फिर आपको जो है इलेक्ट्रिक का ही जो है कोई प्रैक्टिकल दे दिया, जिसमें आपको थोड़ा बहुत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स के बारे में समझा दिया, कैसे इलेक्ट्रिक फिटिंग करी जाती है, ये समझा दिया, ताकि आप कम से कम अपने घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग तो कर पाओ। तो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को अगर कारपेंटिंग सीख ली तो बच्चा आगे जाके कारपेंटर ही बनेगा, क्योंकि अगर उसको बेसिक स्किल आ गया कोई, तो उसका अपने आप ही दिमाग खुलने लग जाता है, अपने आप ही वो जो है उस स्किल का बाकी जगह यूज करने लग जाता है, बाकी फील्ड्स में जो है यूज करने लग जाता है। पर उसका दिमाग खोलने के लिए उसको कोई ना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी देना जरूरी होता है। फिर इन्होंने सिलेबस पे फोकस किया था। सिलेबस में इन्होंने बोला था कि जो सिलेबस होता है वो हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एवर चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। जो हमारा हमारा चाइल्ड सेंटर कॉन्सेप्ट भी था, वही इनका सिलेबस का कॉन्सेप्ट था। तो ये तो हो गए इनके 5 प्रिंसिपल, हमारे जॉन ड्यूई के, ठीक है ना, जॉन ड्यूई के। ये 5 प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने जो इन्होंने कंपाइल करे थे अपने से पहले आने वाले थ्योरीज को लेके। एक बार दोबारा फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फिर लॉकी आते हैं। लॉकी कहते हैं कि जितनी भी नॉलेज होती है, ट्रू नॉलेज कम्स विद ऑब्जर्वेशन, ट्रू नॉलेज कम्स विद ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन से ही ट्रू नॉलेज आती है। सिर्फ फैक्ट्स को लर्न करने से कोई नॉलेज नहीं आती है। फिर हमारे रोस्यू आते हैं। रोस्यू कहते हैं कि स्टूडेंट जो होता है वो इविल नहीं होता है, स्टूडेंट ना ही इविल होता है, ना ही जो है सबऑर्डिनेट होता है। स्टूडेंट को हमेशा जो है अच्छी नज़रों से देखना चाहिए, स्टूडेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दुनिया का कोई भी स्टूडेंट हो, अगर टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट पढ़ना जरूर चाहेगा, स्टूडेंट कभी भी पढ़ाई से भागेगा नहीं, क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसी लाइन को जो है हमारे जो फॉरवेल्स भी यही बोलते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको जो है खेल कूद से समझाना चाहिए। सिर्फ एग्जाम ले लो, पढ़ाई कर लो, किताबें पढ़ लो, इन सब से एजुकेशन नहीं होती है। खेल कूद से भी एजुकेशन होती है, खेल कूद से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। और इसलिए इन्होंने किंडरगार्टन का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था बच्चों को खिलाओ, कूदाओ और उसको सिखाओ। फिर हमारा जॉन ड्यू आ जाते हैं। जॉन ड्यू का कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने जो बाकी सबको कंपाइल किया और जो अपने 5 प्रिंसिपल लिए थे। इनका मेन फोकस था लर्निंग बाय डूइंग और हैंड्स ऑन पे। जो हैंड्स ऑन का नारा है वो हमारे जॉन ड्यूइंग ने दिया गया था, ठीक है ना। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हैंड्स ऑन का नारा किसने दिया था, हैंड्स ऑन का स्लोगन किसने दिया था, तो वो जॉन ड्यूए ने दिया था, ठीक है। इसमें फिर इनके 5 प्रिंसिपल आ जाते हैं, एजुकेशन, स्कूलिंग, सोशल। मतलब बेसिकली इन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन दी थी वो सोशल पर बहुत ज़्यादा दी, मॉरल वैल्यूज़ और आपकी जो है वैल्यूज़ और मॉरल्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन दी थी। उन्होंने स्कूलिंग में भी बोला था, उन्होंने बोला था इसको इवेल्युएशन में भी रखो, फिर उन्होंने सिलेबस में भी बोला था कि जो है मॉरल वैल्यूज़ को रखो। तो इनका जो फोकस था वो प्रैक्टिकल पे और मॉरल वैल्यूज़ पे था। जिस तरह हमने समझा कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो फोकस किया गया था वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर था, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में चाइल्ड साइकोलॉजी पर फोकस था, और इसमें हमारा जो है मॉरल वैल्यूज पर फोकस हो रहा है। अब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बाकी कुछ थ्योरी से कंपेयर करेंगे। हम बताएंगे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसे एक
ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, एक ह्यूमनिस्टिक बेस्ड थ्योरी है, या फिर कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, या फिर हमारी मोनोटेसोरी थ्योरी है, हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन तीनों थ्योरी से हम कंपेयर करेंगे, इन तीनों के एक्सपेक्ट समझेंगे कि हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ह्यूमनिस्टिक एक्सपेक्ट कौन से हैं, और हमारे जो है कंस्ट्रक्टिव जो है क्या एक्सपेक्ट्स हैं, और हमारे मोनोटेसोरी एक्सपेक्ट्स क्या हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। तो अगर हम ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये बताता है कि जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ठीक है ना। वो पर्सन सेंटर्ड या फिर चाइल्ड सेंटर्ड होती है। अर्थात अर्थात इसमें जो है कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि आर्ट्स एंड सोशल साइंस भी पढ़ाई जाती है। आर्ट्स एंड सोशल साइंस को सॉफ्ट स्किल्स में गिना जाता है, क्योंकि ये कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं बच्चों को, बल्कि कुछ जो सॉफ्ट स्किल्स देते हैं, जो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है, और मॉडर्न लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है। तो इसमें बोला गया था कि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में बोला गया था कि हमें जो बच्चे को स्टार्टिंग से ही आर्ट्स एंड सोशल साइंस पढ़ानी चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि हमारे जो अर्ली क्लासेस में आर्ट्स और सोशल साइंस पे कितना ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपका जो ड्राइंग का एक सब्जेक्ट होता है, आपके सोशल साइंस के तो तीन तीन सब्जेक्ट होते हैं, आपकी हिस्ट्री अलग होती है, ज्योग्राफी अलग होती है, पॉल साइंस अलग होती है, बाद में जाके एक हो जाती है। स्टार्टिंग में तो तीन अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा जो होता है कंस्ट्रक्टिव एक्सपेक्ट। तो कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एक्सपेक्ट्स में बोला गया है कि जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस होना चाहिए, चाइल्ड की क्रिएटिविटी पे फोकस किया गया है इसमें। अर्थात इसमें बोला गया है कि जो भी सिलेबस होगा उसको बहुत स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए। सिलेबस जो है बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टीचर जो है सिलेबस को मोल्ड कर सके, सिलेबस को जो है बच्चे की नीड के हिसाब से चेंज कर सके। अगर बच्चे जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो डिफिकल्ट कर सके, बच्चा जो है कम इंटेलिजेंट है तो ईजी कर सके। बच्चे का इंटरेस्ट है किसी फील्ड में तो उस फील्ड की पढ़ाई करवाओ, किसी फील्ड में इंटरेस्ट कम है तो उसमें कम पढ़ाई करवाओ। तो मतलब बच्चे की नीड के हिसाब से करवाओ, ठीक है ना। ये हमारी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। उसके बाद आती है हमारी मोनोटेसरी अप्रोच। ये डॉक्टर मोनोटेसरी थे, उन्होंने ये अप्रोच दी थी, ठीक है ना। हमारे डॉक्टर मोनोटेसरी ने मोनोटेसरी अप्रोच दी थी। इसमें बोला गया है कि जो भी चाइल्ड जो हमारा टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर होता है। टीचर डिक्टेटर नहीं होता है, टीचर फैसिलिटेटर होता है। ये टीचर फैसिलिटेटर होता है। टीचर का काम होता है फैसिलिटेट करना, बच्चे को गाइड करना, बच्चे को सही पाथ दिखाना, उसके बाद उसको चलना बच्चे को ही है। मतलब बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक की सोच थी इनकी। इनका मानना था कि बच्चे को बिल्कुल ही फ्री छोड़ दो, बच्चे को खुद डिसाइड करने दो कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है, कौन सी जो है नॉलेज उसको चाहिए, कौन सी नॉलेज उसको नहीं चाहिए। ये हमारा मोनोटेसरी का मानना था। बेसिकली चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा मोनोटेसरी के द्वारा दिया गया है। और क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन भी हमारे जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ही एक पार्ट आता है, इसलिए मोनोटेसरी हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन मोनोटेसरी एजुकेशन भी होती है हमारी इसमें जो है मोनोटेसरी का भी एक कॉन्सेप्ट आ रखा है, ठीक है ना। इसमें ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट आ रखे हैं, इसमें कंस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्ट आ रखे हैं, और इसमें मोनोटेसरी कॉन्सेप्ट भी आ रखे हैं। क्योंकि हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में भी यही बोलते हैं कि टीचर जो एक फैसिलिटेटर होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो चाइल्ड के पास रहनी चाहिए। चाइल्ड को क्या पढ़ना है, चाइल्ड का कहाँ इंटरेस्ट है, चाइल्ड के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो चाइल्ड पे छोड़ दो। टीचर सिर्फ गाइड करेगा उसको कि अगर उस बच्चे ने डिसाइड कर लिया मुझे आगे जाके साइंस पढ़नी है, आगे जाके मुझे एथलीट जो स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो टीचर उसको उसके बाद उसको गाइड करेगा कि कैसे तुम्हें बेस्ट जो एथलीट बनना है, कैसे तुम्हें बेस्ट साइंटिस्ट बनना है, बेस्ट जो लिटरेचर में जाना है, जहाँ पर भी तुम्हें जाना है अपनी फील्ड में बेस्ट कैसे करना है, ठीक है। अब हम समझेंगे डिफरेंस, समझेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच और हमारे जो है मॉडर्न अप्रोच में। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच और हमारी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अप्रोच में डिफरेंस समझे, तो इसमें सबसे पहले हमारा स्कूलिंग पे डिफरेंस आता है। जो हमारी ट्रेडिशनल थी उसमें स्कूल को जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट बोला गया था जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है।
इसमें बोला गया था कि स्कूल प्रिपेयर अस फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। जबकि जो मॉडर्न अप्रोच है वो बोलते हैं स्कूल इज अ लाइफ, स्कूल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो हमारा मॉडर्न अप्रोच वो कहते हैं स्कूल जो है हमारे जीवन का ही एक पार्ट है, जीवन स्कूल जो है जीवन से विभिन्न नहीं है। ठीक है ना। दूसरी तरफ पेरेंटिंग और सोसाइटी। ठीक है ना, पेरेंट्स और सोसाइटी के बारे में भी हमें जो है इसमें पता चलता है। तो इसमें बोला गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो वो भी स्कूल के इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट होता है, ये मॉडर्न में बोला गया है। जबकि हमारे ट्रेडिशन में बोला गया था कि पेरेंट आउटसाइडर है, पेरेंट्स का जो है एजुकेशन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। भाई पेरेंट्स को जो है अलग थलग भेज दो, मतलब बच्चा हमारे पास पढ़ने आया तो हमें डिसाइड करना जो बच्चे के लिए क्या सही है क्या बुरा है, इसमें पेरेंट का कोई रोल नहीं होता। जबकि जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच कहती है कि पेरेंट भी जो है सब बच्चे का सबसे पहला एजुकेटर होता है, बच्चे का सबसे पहला टीचर पेरेंट्स ही होता है। पेरेंट्स ही उसको सबसे पहले मॉरल वैल्यूज देता है, उसको बेसिक एटिकेट सिखाता है। तो पेरेंट्स भी एक लर्निंग का पार्ट होता है। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है। फिर सोसाइटी, जो हमारे जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो कहती है कि सोसाइटी के लिए फिट बनाना है हमें स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, कि सोसाइटी में जो नॉर्म्स चल रहे हैं उसके हिसाब से स्टूडेंट को फिट बनाना है। दूसरी तरफ हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है वो कह रही है कि सोसाइटी जो बनती ही जो एजुकेशन से है, हमें सोसाइटी में जो चेंज लाना है वो हमें इन बच्चों को सिखा के लाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में क्राइम्स कम हो, सोसाइटी में लोग जो सच से ज़्यादा बोलें झूठ कम बोलें, तो हमें स्कूल्स में बच्चों को उसी हिसाब से पढ़ाना होगा। स्कूल्स में हमें जो है मॉरल वैल्यूज पे फोकस करना होगा, हमें बच्चों को समझाना होगा कि जो हम कभी भी चोरी चकारी मत करो, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच्चे राह पे चलो। ठीक है। तो ये भी हमारा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद नॉलेज और लर्निंग का डिफरेंस आता है। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती है कि जो भी लर्निंग का प्रोसेस है वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज से नहीं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज से होता है। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती है कि लर्निंग का प्रोसेस सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से होता है। बच्चों को किताब पढ़ाओ, बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, जो हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो एग्जाम में देख लेंगे, आगे पास कर देंगे। अगर बच्चे को नहीं हो रहे हैं तो फिर दोबारा से उसको जो है रटवाओ, थ्योरी सारी थ्योरी दोबारा से रटवाओ। जबकि जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है, जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की थ्योरी है, वो बोल रही है कि बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकल मत पढ़ाओ, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दो। उसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाओ, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दो, ताकि वो खुद से सीखे, खुद से करे और खुद से जो है एक्सपीरियंस गेन करे। ठीक है। तो ये हो गए हमारे चार डिफरेंस ट्रेडिशनल अप्रोच में और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अप्रोच में। सिर्फ एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आता है, वैसे तो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, इनके इम्प्लीमेंटेशन पूछे जाएंगे। हम आपको वो भी करवा के देंगे, कुछ क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ताकि आपकी जो है आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।